आपके लिए भी सीसेट बन गया है रुकावट। तो इसी के लिए हम एक स्ट्रेटेजी मतलब एक अप्रोच बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से सीसेट को हैंडल करना है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो उनके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। हो सकता है कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हो, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी हो। जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी हो। क्योंकि लास्ट के 2 से 4 साल के बीच में हमने देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इसकी वजह से रुका है कि ओनली उनका सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। अभी हम लोग अगर बात करें 2023 की, तो बहुत सारे लोगों का जीएस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। बट अगर मैं बात करूँ सी सेट की, तो वहाँ उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा, क्या क्या इस बार भी इसी की वजह से सिलेक्शन रुकेगा। तो एक प्रॉपर अगर हम लोग एक स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो शायद वो डर ख़त्म हो सकता है। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, किस तरीके से आपको फॉलो करना है, किस तरीके से नहीं, क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, उस पे जाने से पहले हम लोग बात करते हैं, क्या ये हमारे लाइफ में प्रॉब्लम ही बनी रहेगी या हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो इसी कोट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम और लीव द प्रॉब्लम। क्या हम इसको छोड़ के चलें या आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलें, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और हमको भी मेंस का लिखने का मौका मिले। सो डू नॉट लिव विद द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम आपको पता चल गई है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूपीएससी ने डिमांड क्या किया है। जो पेपर है पेपर 2, उसमें डिमांड क्या किया है, जो अपने उन्होंने खुद का सिलेबस दिया है, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। तो उसके बेसिस पर हम देखना चाहेंगे उसमें सब्जेक्ट कितने होंगे, 3। जैसे हमको ऑलरेडी पता है, एक इंग्लिश, रीजनिंग और एक एप्टीट्यूड मीन्स मैथ। तो उसका सिलेबस इन्होंने दिया गया है। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो इन्होंने लिख दिया है कॉम्प्रीहेंशन या इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये इन्होंने स्किल्स इंग्लिश में डिफाइन कर दिया है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये इनका एक बहुत ही शॉर्ट वे में एक इन्होंने सिलेबस दे रखा है। बट यहाँ यहाँ भी लिख रखा है कि क्लास 10th लेवल तक का है। बट आजकल जो पेपर आ रहा है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा क्लास 10 से ऊपर है, बट उसमें टाइम टेकिंग लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होती, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसकी वजह से उनका 1/3 मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। तो उसी को फोकस करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पहले हम अगर GS2 की बात करें, पेपर सेकंड की, तो उसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 80, मार्क्स होते हैं 200, 2 आवर्स का पेपर होता है। तो ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, मतलब 2.5 मार्क्स का। इसमें अगर नेगेटिव की बात करूँ तो ये 1/3 नेगेटिव होता है, मतलब 0.33% आपका नेगेटिव कटता है। अगर पासिंग मार्क्स की बात करें हम लोग, तो इसमें 1/3 लाना होता है। अगर हम लोग 200 का 1/3 करेंगे तो इसमें अप्रॉक्स 66.66 रहेगा। मतलब अगर आपके 67 मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, राइट। अब ये क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए हमको क्या फॉलो करना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहली बात, ये पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा और ये मैंडेटरी एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि आपने GS1 तो दे दिया है मतलब, बट आप GS2 नहीं देना चाहते, ये मैंडेटरी है। अगर ये क्वालिफाई करोगे जब भी आप इस स्टेप को क्रॉस करोगे, मतलब प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होगा, जब भी आप मेंस देने के हकदार बनते हो। ऐसा नहीं है कि आपने GS1 क्वालिफाई कर दिया, आप GS2 के नहीं देना चाह रहे और मेंस पे चले जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी एग्ज़ाम है, साफ यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है। ठीक है, अगर आपका ये डिस्क्वालीफाई होता है, चाहे आपके GS1 में आउट ऑफ 200 में से 200 मार्क्स भी आ जाएंगे, तब भी आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो इसीलिए हम लोगों को दोनों पेपर को, GS के साथ साथ आपको CSET भी लेके चलना है, जिससे आप आगे के स्टेप में पहुंच पाएँ। क्लियर। क्या क्या स्टेप होने चाहिए जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए फॉर CSET। तो पहला अगर मैं स्टेप बात करूं, कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई पेपर हो, तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है उसका सिलेबस देखना, CSET का सिलेबस फर्स्ट। तो हमने जो सिलेबस देखा है यूपीएससी का डिफाइंड सिलेबस, उसमें तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। बट मैं इसको आगे आपको डिस्कस करूँगा, किस तरीके से इसका सिलेबस देखना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, लास्ट के 3 से 4 साल में किस पे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। बट हमारा स्टेप फर्स्ट क्या है, पहले हमको सिलेबस देखना है। देन अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात करूं, तो पहले मैं जान लूँ CSET का पेपर किस फॉर्मेट में आता है।
जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड मीन्स मैथमेटिक्स। तो इन तीनों फॉर्म में मतलब इनके क्वेश्चंस होते हैं। तो अप्रॉक्स में मानो तो 1/3 क्वेश्चन इनके अप्रॉक्स होते हैं। जैसे मान लेता हूँ 25 क्वेश्चन के आसपास सब में अप्रॉक्स होते हैं। फिर थर्ड स्टेप आता है कि मैं रिसोर्सेज क्या यूज़ करूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, एक नॉन मैथमेटिक्स का ग्राउंड का स्टूडेंट है। अगर मैं मैथमेटिक्स वाले की बात करूँ तो उसका रीजनिंग और मैथ दोनों ही स्ट्रांग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा था स्ट्रांग होगा ही, बट पॉसिबिलिटी है कि उसका ये स्ट्रांग होगा और उसके बेसिस पे वो 1/3 मार्क्स मतलब आउट ऑफ 200 लाने इजीली ला सकता है। बट एक नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, उसके लिए अगर मैं बात करूँ, उसका स्ट्रांग हो सकता है मैथमेटिक्स भी, रीजनिंग भी और इंग्लिश भी, बट ज़्यादातर का इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक होता है, रीजनिंग मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं होता है। उसकी वजह से उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है। इसी प्रोसेस को हम किस तरीके से ईजी करें कि उनके लिए भी दिक्कत ना हो इसको क्वालिफाई करने में, तो आगे मैं डिस्कस करूँगा विद सिलेबस के साथ। साथ में क्या क्या रिसोर्सेज मेरे को यूज़ करने चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आप बहुत अच्छे हैं रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में, इंग्लिश में, तो हो सकता है आपको लास्ट के प्रीवियस ईयर के 2 से 3 साल के पेपर देखना है, 1-2 मॉक दे देना है, उससे काम हो जाएगा। बट जो वीक है लास्ट के 1-2 साल में, उनका सिलेक्शन इसी की वजह से रुका है, तो हो सकता है उनको क्लासेस भी लेना पड़े। साथ में उनको देखना भी पड़ेगा किस टॉपिक में उनको दिक्कत हो रहा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट एक जनरल वीडियो है तो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है स्ट्रेंथ है तो आपका थोड़े से ही काम चल जाए, अगर वीकनेस है तो आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप है कि क्या आगे जैसे मेरी प्रिपरेशन हो रही है तो मुझे और इसके साथ साथ क्या करना चाहिए। साथ में इसमें प्रैक्टिस मेन है, चाहे मैं GS1 की बात करूं या GS2 की बात करूं, दोनों में ही प्रैक्टिस मेन है। साथ में उसका रिवीजन भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस का मतलब ये है, मैंने कोई भी टॉपिक एक प्रॉपर वे में कर लिया, जैसे मैंने मान लिया कि मैंने परसेंटेज किया है, उसके आपको 10 से 15 क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मुझे आपको देखना है और करके ट्राई करना है क्या मेरे से सॉल्व हो रहे हैं, वो भी टाइम लिमिट के साथ। ऐसा नहीं है कि 10 से 15 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप सॉल्व कर पा रहे हो। इस तरीके से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बट मेरे को टाइम लिमिट में जाना है, क्या मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं। आगे अगर मैं बात करूँ, अगर आपका लग रहा है कि मेरे टॉपिक से सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो शायद आपको मॉक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप किसी भी मार्केट से एक टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज हम लोग भी आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं, उनको आप कर लोगे तो इनफ रहेगा आपके एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए, राइट। जैसे स्टार्टिंग करेंगे हम सेक्शनल टेस्ट से, जैसे मैं दे रहा हूँ एप्टीट्यूड का अलग से, या मैं चैप्टर वाइज भी दे सकता हूँ, परसेंटेज का दे दिया, या कोई और भी DI से क्वेश्चन ले लिया मैंने 5 उसका दे दिया, या ऐसे मैं रीजनिंग की बात करूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या कोई और सीरीज़ है उसका साथ चल रहा हूँ, तो इसके साथ हम आगे चलेंगे टॉपिक वाइज, देन उसके बाद सेक्शनल, देन उसके बाद फुल लेंथ पेपर के साथ हम आपको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। जब हम लोग मॉक अटेंड करते हैं तो मेरे कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से सही हो रहे हैं, कौन सा मेरा वीक पार्ट है, कौन सा मेरा स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, उस पर फोकस करते हुए चलना है। जहां आपको लग रहा है कि मेरा ये वीक पार्ट है, वहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग एफर्ट्स डालेंगे। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि डेली को आपको 3 से 4 घंटे देने, एक टाइम लिमिट आपको फिक्स करना पड़ेगा डेली 45 मिनट या 1 आवर। अगर आपने इतना दे दिया तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर फुल लेंथ, वो भी है ना, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि 10 से 15 साल के, ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 ईयर्स के अगर आपने पेपर कर लिए हैं तो वो मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए, राइट। ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिवाइज द कॉन्सेप्ट। मतलब जितनी भी आपने टॉपिक अगर कहीं से क्लासेस लिया है, कहीं से नोट्स बनाए हैं, तो उनको रिवाइज करना है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपका ठीक ठाक है तो आप उन्हीं से, जहाँ से भी आपने नोट्स बनाए हैं तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। जितने भी आपने मॉक दिए हैं, सबसे मेन चीज़ है मॉक, जितने भी आपने मॉक दिए हैं उनको आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चल रहा है कि आपका ये वाला क्वेश्चन अटक रहा था, इसमें आपने किस मेथड से सॉल्व किया था, राइट। आगे थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आगे इसी वीडियो में कंटिन्यू करूँगा CSET का सिलेबस के साथ। साथ में जिन लोगों का मैंने बताया था कि जहाँ आपकी वीकनेस है, जहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, उसको कैसे टैकल करें, वो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। स्टडी फॉर सिविल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।